हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी आंसर राइटिंग सेशन, जिसमें हम ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स होते हैं उनके पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी विंड इरोजन। इसको लेके हमने जो है प्रीलिम्स और मेंस को लेके लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ विंड इरोजन? Explain the major processes through which a wind erodes, transports and deposits sediments in arid and semi-arid region। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। इसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखेंगे कि विंड इरोजन इज द डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल और रॉक पार्टिकल्स बाय मूविंग एयर, पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन एरिड and semi-arid region, where sparse vegetation, dry surface, and abundant loose sediment facilitate aeolian activity. It operates through deflation, abrasion, and attrition, followed by transportation through surface creep, saltation, and suspension. समझने की कोशिश करते हैं। तो विंड इरोजन का सिंपल मीनिंग हवा के थ्रू जो है सरफेस से पार्टिकल्स को डिटैच होना, मूव होना और किसी दूसरी जगह पर डिपॉजिट होना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर हवा इरोजन नहीं करती। विंड तभी इफेक्टिव जियोमॉर्फिक एजेंट बनेगी जब ड्राई सरफेस होगा, लूज सेडिमेंट्स होंगे, सफिशिएंट विंड वेलोसिटी देखने को मिलेगी, उसके साथ में स्पार्श जो है वेजिटेशन देखने को मिलेगा। इसीलिए डेजर्ट और सेमी एरिड रीजन्स जो हैं वहाँ पे विंड इरोजन के लिए आइडियल कंडीशन देखने को मिलती है। अब एरिड रीजन में क्यों? है ना, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, वेजिटेशन स्पार्स होता है, सॉइल ड्राई होती है और लूज सैंड या डस्ट जो है अवेलेबल होती है। इसलिए सरफेस जो है वो रिलेटिवली अनप्रोटेक्टेड होती है। एग्जाम्पल वी हैव थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में ड्राई सैंडी सरफेस और स्पार्स वेजिटेशन के कारण जो है एओलियन एक्टिविटी यानी विंड एक्टिविटी जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज डिफ्लेशन। हवा का लूज फाइन मटेरियल्स को उड़ाकर हटा देना इज डिफ्लेशन। इमेजिन करो डेजर्ट की सरफेस पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स पड़े हैं। स्ट्रॉन्ग विंड आती है और सबसे लाइट पार्टिकल को लिफ्ट करके ले जाती है। लूज सेडिमेंट्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, सरफेस लो हो जाती है, इसी को डिफ्लेशन बोलते हैं। है ना, जैसे कतारा जो हमको डिप्रेशन देखने को मिलता है इजिप्ट में, है ना, वो एलियन डिफ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में कॉमनली डिस्कस किया जाता है। डिफ्लेशन एक्चुअली इरोजन का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि पहले सेडिमेंट अवेलेबल होना चाहिए। है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज अब्रेजन। ये क्या होता है? अब्रेजन क्या होता है? विंड के साथ मूव करने वाले सैंड पार्टिकल्स का रॉक से हिट होना और रॉक को तोड़ना इज अब्रेजन। इसको नेचुरल सैंड ब्लास्टिंग की तरीके से हम समझ सकते हैं। विंड खुद रॉक को बहुत एग्रेसिवली नहीं घिसती। एक्चुअली विंड के साथ कैरेट जो सैंड ग्रेन्स होते हैं, रॉक सरफेस पर रिपीटेडली इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अब्रेड होता है, वो एब्रेजन देखने को मिलता है। सारा डिजर्ट में विंड एब्रेजन ऐसे एक्सपोज रॉक्स पर ग्रूव्स, पॉलिश और जो है फेसेट्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। एब्रेशन जनरली ग्राउंड के पास ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो है सॉल्ट वहाँ पे सैंड ग्रेन्स ज़्यादा मिल जाती हैं। है ना, तो जितना नीचे ग्राउंड में उतना ज़्यादा सॉल्ट जो है सैंड ग्रेन्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज एट्रीशन। ये क्या होता है? यहाँ रॉक नहीं बल्कि सेडिमेंट पार्टिकल आपस में एक दूसरे से टकरा के टूटते हैं और छोटे बनते जाते हैं। जब सैंड ग्रेन्स एक दूसरे से रिपीटेडली कोलाइड करती है तो ये जो एट्रीशन का प्रोसेस हमको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल अगेन जो है हम थार डेजर्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्टेड जो सैंड ग्रेन्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है। एब्रेजन में क्या होता है कि जो सैंड ग्रेन्स है वो रॉक से आके टकराती है ना। यहाँ पे आपस में जो ग्रेन्स पेबल्स जो भी हैं वो आपस में टकरा के एक दूसरे को तोड़ते हैं, ये फर्क है। नेक्स्ट एक आता है प्रोसेस दैट इज सॉल्टेशन। ये क्या होता है? ये एओलियन ट्रांसपोर्ट यानी कि विंड जो ट्रांसपोर्ट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। मीडियम साइज सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। वो लिफ्ट करते हैं, शॉर्ट जंप्स देखने को मिलते हैं, ग्राउंड इम्पैक्ट होते हैं, फिर वापस बाउंस करते हैं। मतलब बाउंस करते रहते हैं, रिपीट ये होता रहता है, इसी को सॉल्टेशन कहते हैं। इस बाउंसिंग मूवमेंट को हम सॉल्टेशन कहते हैं। एग्जाम्पल राजस्थान के सैंडी डेजर्ट में ड्यून्स जो सैंड्स होते हैं उसका मेजर मूवमेंट सॉल्टेशन के थ्रू होता है, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज अ सस्पेंशन। सबसे फाइन पार्टिकल्स स्पेशली डस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में सस्पेंड हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स जो है वो हंड्रेड्स या इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। एग्जाम्पल सहारा डस्ट जो है अटलांटिक ओशन क्रॉस करके अमेरिकाज तक पहुंच जाती है। इससे पता चलता है कि एओलियन ट्रांसपोर्ट यानी विंड ट्रांसपोर्ट जो है वो सिर्फ लोकल प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट सरफेस क्रीप। ये क्या है? हैवी या कोर्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो हवा में इजीली लिफ्ट नहीं होते। इंस्टेड विंड के प्रेशर से वो रोल, स्लाइड या क्रीप करते रहते हैं।
इसको सरफेस क्रीप कहते हैं। नमीब और थार जैसे जो डेजर्ट हैं वहाँ पे सैंडी इन्वायरमेंट में कोर्स ग्रेन्स जो है सरफेस क्रीप के थ्रू मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिपोजिशन। ये क्या होता है? विंड की कैरिंग कैपेसिटी अनलिमिटेड नहीं होती। जब विंड की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, विंड स्लो हो जाती है, वेजिटेशन इनकाउंटर करता है, ऑब्स्टेकल्स इनकाउंटर करते हैं और सरफेस रफनेस बढ़ती है, तो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से डिपोजिशन देखने को मिलता है। और डिपॉजिट हो के अगर डिपॉजिटेड जो सैंड कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट करे, तो सैंड ड्यून्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। डस्ट स्टॉर्म्स क्या होते हैं? डस्ट स्टॉर्म्स तो जब विंड वेलोसिटी सफिशिएंटली हाई होती है और लूज सेडिमेंट जो है वो अबंडेंट होते हैं, तो एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ डस्ट एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकती है। ठीक है, जैसे राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्री मानसून डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। इस बार भी आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम वगैरह पे, है ना? कि राजस्थान के कुछ एरियाज़ में है बहुत एक्सट्रीम डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ये है कि डस्ट स्टॉर्म जो है वो विजिबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, साफ नहीं दिखाई देता। एग्रीकल्चर भी इफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसको जो है इसको किस तरीके से कंक्लूड करेंगे, किस तरीके से वी कैन कंक्लूड द आंसर, है ना? तो कंक्लूजन में वी कैन राइट कि विंड इरोजन इज देयरफॉर नॉट merely a desert process but a sediment transfer system linking geomorphology, atmosphere and ecosystem। इकोसिस्टम का वेजिटेशन से रिलेशन देखने को मिलता है ना? बारिश से रिलेशन देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर का वाटर ड्रॉपलेट्स कितनी है, किस तरीके से विंड चल रही है उसका देखने को मिलता है। ओशन करेंट्स भी जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। जियोमॉर्फोलॉजी किस तरीके की है, वहाँ का लैंड सिस्टम क्या है, रॉक स्ट्रक्चर क्या है, वो सब भी। ठीक है, विद इंक्रीजिंग ड्रॉट, लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन रिस्क, controlling vegetation laws and maintaining surface moisture will become crucial for climate resilient land management। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो विंड इरोजन को सिर्फ डेजर्ट में हवा से जो सैंड उड़ना है उतना मत समझो। ये एक्चुअली एक कंप्लीट सेडिमेंट साइकिल है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और लैंडफॉर्म फॉर्मेशन की। और ये साइकिल जियोमॉर्फोलॉजी को एटमॉस्फेयर, इकोलॉजी और ह्यूमन एक्टिविटी से कनेक्ट करती है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में ड्रॉट, वेजिटेशन डिक्लाइन और जो है लूज सेडिमेंट का इंक्रीज होना, इस सब से विंड इरोजन बढ़ता है, सॉइल लॉस होता है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ता है। इसलिए फ्यूचर में विंड इरोजन कंट्रोल करने के लिए सिर्फ विंड को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, बट बेटर अप्रोच में ये कर सकते हैं कि वेजिटेशन रिस्टोरेशन करें, सॉइल कंजर्वेशन करें, मॉइस्चर रिटेंशन रखें और सस्टेनेबल लैंड यूज़ भी रहे। ठीक है, इस तरीके से हम इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा क्या था? व्हाट इज विंड इरोजन? एक्सप्लेन द मेजर प्रोसेसेस थ्रू व्हिच विंड इरोड्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ठीक है, तो हमने इसको आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्लेशन, एब्रेशन एंड एट्रीशन इन एओलियन जियोमॉर्फिक प्रोसेस, हाउ डू दे कलेक्टिवली शेप अ डेजर्ट लैंडस्केप। तो डिफ्लेशन क्या होता है हम समझ चुके हैं, एब्रेशन क्या हो जाएगा ये भी हम समझ चुके हैं, है ना? और एट्रीजन भी हम समझ चुके हैं। एक बार फिर भी देख ही लेते हैं इसको, एक बार फिर भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, कैसे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? द थ्री प्रिंसिपल इरोजनल मैकेनिज्म ऑफ विंड आर डिफ्लेशन, एब्रेशन एंड एट्रीजन। They act at different stages. Deflation removes material, abrasion attacks exposed surface, while attrition modifies the transported particles themselves. Their combined action produces characteristic morphology of desert। ठीक है, तीन प्रोसेस देखिए। डिफ्लेशन जिसमें मटेरियल हटता है, हाइट कम होती है ना? एब्रेशन में एक्सपोज रॉक जो है उसको उसकी घिसाई होती है बाय द पार्टिकल्स जो विंड कैरी करती है। एट्रीशन में पार्टिकल्स आपस में टूट टूट के जो है टूट और ज़्यादा फाइन हो जाते हैं, यानी विंड एक साथ सरफेस को भी मॉडिफाई करती है और सेडिमेंट्स को भी मॉडिफाई करती है। ठीक है, डिफ्लेशन के बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी, है ना? डिफ्लेशन हॉलो विंड जो है वो डिप्रेशन क्रिएट करती है, उसको डिफ्लेशन हॉलो कहते हैं। अब्रेजन के बारे में हम जानते हैं। ये वेंटी फैक्ट क्या होता है? अगर एक रॉक डेजर्ट सरफेस पर एक्सपोज्ड है और विंड ड्रिवन जो सैंड है वो रिपीटेडली उसको हिट कर रहा है, तो रॉक पर जो है एक फ्लैट सरफेस डेवलप हो सकती है। ऐसे विंड शेप्ड स्टोन को वेंटीफैक्ट कहते हैं। अटाकामा डेजर्ट में देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, यारदान्स क्या होते हैं? यारदान्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? यारदान को समझने के लिए डिफरेंशियल इरोजन याद रखो। सपोज रॉक में ऊपर हार्ड लेयर है, फिर सॉफ्ट लेयर देखने को मिलती है। इस तरीके से मतलब हार्ड लेयर के साइड में सॉफ्ट लेयर, फिर हार्ड लेयर, सॉफ्ट लेयर, है ना? इस तरीके से देखने को मिलती है। तो क्या होगा? यारदांग में क्या होता है?
हार्ड लेयर, सॉफ्ट लेयर, हार्ड लेयर, सॉफ्ट लेयर, इस तरीके से। मान लो ये सॉफ्ट लेयर है तो विंड यहाँ आएगी, इसको अटैक करेगी। ये सॉफ्ट लेयर है, विंड यहाँ आएगी, यहाँ इसको अटैक करेगी। तो जो है ये इरोडेड पार्ट बच जाता है और ये जो हार्ड रॉक है उसको इतना इजीली इरोड नहीं कर पाती। इसी से जो लैंडफॉर्म बनता है उनको यारदन कहते हैं। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट होता है जिसमें हॉरिजॉन्टली ऐसे प्लेस्ड होती हैं हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, तो उसमें कुछ इस तरीके का बन जाता है। इसको हम ज़ूगन कहते हैं। ठीक है, सेम है। नेक्स्ट मशरूम रॉक क्या होता है? इस तरीके का जो है मशरूम रॉक बन जाता है, मशरूम के शेप का। ठीक है, नीचे क्योंकि सेडिमेंट ज़्यादा होते हैं तो नीचे मान लो ज़्यादा हिट करती है विंड, ऊपर सेडिमेंट भी कम होते हैं, ऊपर से दूसरा फैक्टर ये मान सकते हैं कि क्या पता ऊपर हार्ड रॉक हो, है ना? तो इस तरीके से मशरूम शेप बन जाता है, उसको मशरूम रॉक कहते हैं। एट्रीजन का प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें सेडिमेंट आपस में ही जो है टूट जाते हैं। ग्रेन राउंडिंग, रिपीटेड कोलिजन के कारण शार्प एजेस ग्रेजुअली वियर डाउन हो सकती हैं। इसलिए ट्रांसपोर्टेड सैंड ग्रेन्स जनरली वेदरिंग या ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ज़्यादा राउंडेड हो सकते हैं। राउंडेड देखने को मिलती है, इसे ग्रेन राउंडिंग कहते हैं। ठीक है, सरफेस लोअर करते हैं तो पता ही है, डेजर्ट पेमेंट बनाते हैं। डेजर्ट पेमेंट क्या होता है ना? फाइन पार्टिकल्स रिमूव हो गए तो हैवी ग्रेवल या पेबल्स जो है वही रह जाते हैं, तो इसको हम जो है डेजर्ट पेमेंट बोलते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। अगर सैंड है अकेला तो उसे क्या बोलते हैं, अगर छोटे छोटे जो है रॉक्स हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अगर बड़े बोल्डर रॉक्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हमने देखा था ना हमादा अर्ग करके डिफरेंट डिफरेंट है ना? तो ये हमने लेक्चर में कवर कर रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो है अगर इसको कंक्लूड करें, इसको कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं कि ये तीनों जो प्रोसेस हैं वो एक चेन में याद रखेंगे हम। डिफ्लेशन सेडिमेंट रिमूव करती है, एब्रेशन में जो है रॉक्स स्कल्पटिंग देखने को मिलती है हमको, है ना? एट्रीजन में ग्रेन मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है और इनके कंबाइंड एक्शन से जो डेजर्ट लैंडस्केप है वो डेवलप होता है। कंबाइंड एक्शन से हमको डेजर्ट लैंडस्केप डेवलप होता हुआ दिखता है। ठीक है, और मॉडर्न कंसर्न ये है कि ह्यूमन डिस्टर्बेंस अगर लूज सेडिमेंट सप्लाई इंक्रीज कर दे तो नेचुरल एओलियन जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेटेड लैंड डिग्रेडेशन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस आंसर को कंक्लूड करें। थर्ड क्वेश्चन इज विंड इरोजन is fundamentally controlled by availability of loose sediments. Discuss with reference to arid and semi-arid environment. है ना? तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है, अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि wind velocity alone cannot produce substantial erosion unless erodible sediment is available. Aeolian erosion requires a combination of sediment availability, aerodynamics forces, and surface vulnerability. Hence, a sediment supply acts as the basic fuel of wind erosion, particularly in dryland. इस स्टेटमेंट का कोर लॉजिक समझते हैं कि विंड एनर्जी अकेले विंड इरोजन नहीं कर सकती। अगर विंड स्ट्रॉन्ग है बट सरफेस प्रोटेक्टेड है तो इरोजन लिमिटेड होगी। बट अगर लूज सेडिमेंट्स हैं, ड्राई सरफेस है, तो स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो ज़्यादा इरोजन करेगी। इसलिए सेडिमेंट अवेलेबिलिटी को एओलियन इरोजन का फ्यूल समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 इज आर सेडिमेंट सप्लाई। इसमें लिखा है एसेंशियल इरोजन प्री रिक्विजिट। अगर सरफेस पर मूवेबल पार्टिकल्स नहीं हैं तो विंड क्या ट्रांसपोर्ट करेगी? एग्जैक्टली इसीलिए अवेलेबल सेडिमेंट्स बेसिक प्री रिक्विजिट है। जैसे थार डेजर्ट में अबंडेंट सैंड मटेरियल जो है एओलियन एक्टिविटी को फैसिलिटेट करते हैं। सेकेंड इज सॉइल ड्राइनेस। इसमें लिखा हुआ है रिड्यूसेस पार्टिकल कोहेजन। वाटर जो है वाटर पार्टिकल्स के बीच कोहेजन इंक्रीज करता है, वेरस ड्राई सॉइल में ये कोहेसिव जो इफेक्ट है वो कम होता है। ड्राइनेस की वजह से वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ईजियर जो है हमको इरोजन देखने को मिलता है। थर्ड इज वेजिटेशन रिमूवल। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोजेस लूज सरफेस। वेजिटेशन सॉइल को रूट से बाइंड करता है, विंड स्पीड रिड्यूस करती है और जो है सरफेस रफनेस इंक्रीज करता है। अगर बेयर सॉइल होगी तो सेडिमेंट्स एक्सपोज रहेंगे, इरोजन इंक्रीज होगा। साहिल रीजन में वेजिटेशन डिग्रेडेशन डेजर्टिफिकेशन रिस्क को इंक्रीज करता है। थर्ड इज ओवर ग्रेजिंग। एनिमल जो है वो रिपीटेडली वेजिटेशन कंज्यूम करते हैं। एक्सेसिव ग्रेजिंग से वेजिटेशन कम होता है, बेयर पैचेस एक्सपोज होते हैं और सॉइल एक्सपोजर की वजह से विंड इरोजन ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर टिलेज सॉइल एग्रीगेट्स को डिस्टर्ब कर सकती है, स्पेशली ड्राईलैंड्स में एक्सेसिव डिस्टर्बेंस की वजह से जो है इरोजन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ड्रॉट का डबल इफेक्ट होता है, लेस रेनफॉल और दूसरा लेस वेजिटेशन, तो लेस मॉइस्चर और ड्रायर सॉइल, देयरफॉर सेडिमेंट अवेलेबिलिटी और इरोडेबिलिटी दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स, फाइन डस्ट इजीली एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स इसे लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं,
है ना? जैसे सहारन जो डेजर्ट है वो अटलांटिक ओशन क्रॉस करता है। सरफेस क्रस्ट, इसका क्या मतलब है? नेचुरल सॉइल जो क्रस्ट है या बायोलॉजिकल क्रस्ट सरफेस पार्टिकल्स को बाइंड कर सकती है। देयरफॉर जो सरफेस क्रस्ट है वो पार्टिकल स्टेबिलिटी जो है उसकी वजह से वो कम हो जाती है और लोअर इरोजन हमको पार्टिकल जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है और लोअर इरोजन देखने को मिलता है। अगर क्रस्ट डिस्टर्ब हो जाए तो इरोजन ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ग्रेवल पेमेंट, ये क्या होता है ग्रेवल पेमेंट? तो डिफ्लेशन के बाद कोर्स पार्टिकल सरफेस पर जो है रहते हैं, ये सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं। फाइन रिमूवल होगा तो कोर्स जो है आर्मर की तरह काम करेंगे जिसकी वजह से इरोजन कम देखने को मिलता है। ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो सेडिमेंट मोबिलाइजेशन है वो हमको देखने को मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटी ऑलमोस्ट हर फैक्टर्स को मॉडिफाई कर रही है। डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर कल्टिवेशन, कंस्ट्रक्शन, सब सेडिमेंट एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से पूरा जो हमने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ जो है विंड की वेलोसिटी ही ज़रूरी नहीं है, तो इसको कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं? कंक्लूजन में वी कैन राइट, देयरफॉर विंड इरोजन शुड नॉट बी एड्रेस्ड ओनली बाय रिड्यूसिंग विंड एक्सपोजर। The more sustainable strategy is to reduce sediment availability through vegetation restoration, residue retention, shelter belts, and soil conservation, integrating geomorphology with ecosystem management. इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए विंड, इसका मतलब है कि इसलिए विंड इरोजन को कंट्रोल करने का बेस्ट मेथड जो है वो विंड को रोकना नहीं है, सेडिमेंट को स्टेबलाइज करना है। ठीक है, वेजिटेशन रिस्टोर कर सकते हैं, सॉइल बाइंडिंग, सेडिमेंट अवेलेबिलिटी को डिक्लाइन कर सकते हैं, विंड इरोजन डिक्लाइन कर सकते हैं। इसी वजह से शेल्टर बेल्ट्स, एफॉरेस्टेशन, क्रॉप रेसिड्यू और सस्टेनेबल ग्रेजिंग जो है वो ड्राईलैंड मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स कंट्रोलिंग इंटेंसिटी ऑफ विंड इरोजन, हाउ डू विंड वेलोसिटी, वेजिटेशन, सॉइल टेक्सचर एंड सरफेस मॉइस्चर इन्फ्लुएंस द प्रोसेस। सेम क्वेश्चन है, नहीं समझने की जरूरत, सेम क्वेश्चन है, सेम उधर से उठा के इधर चिपका के लिख दो, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। How does wind erosion differ from fluvial erosion in terms of geomorphic agent, process, transportation material, and residual landform? तो wind erosion is wind erosion, aeolian erosion. Fluvial erosion is erosion by rivers. River erosion को ही fluvial erosion कहते हैं। तो दोनों के बीच में जो है हम डिफरेंस या फिर क्या सिमिलैरिटीज है वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है विंड एंड रनिंग वाटर आर बोथ मेजर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट्स but their effectiveness varies according to climate and surface conditions. Wind dominates dry, sparsely vegetated environments, whereas running water generally dominates humid and seasonally wet landscape. दोनों जो है एक्सोजेनिक प्रोसेस हैं बट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट अलग है। विंड एटमॉस्फेयर ड्रिवन जियोमॉर्फिक एजेंट देखने को मिलती है और रिवर जो है वाटर ड्रिवन एटमॉस्फेरिक एजेंट है। इसी डिफरेंस की वजह से उनके लैंडफॉर्म भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, विंड जो है वो ड्राई स्पार्सली वेजिटेटेड एरिया में होती है और ह्यूमिड एरियाज में हमको वाटर के से होता हुआ इरोजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस है वो तो इनके एजेंट में ही हो गया। विंड इरोजन में एजेंट विंड होता है, मूविंग विंड होती है। फ्लूवियल इरोजन में रनिंग वाटर होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट में फ़र्क। विंड जनरली ड्राई और स्पार्सली वेजिटेटेड इन्वायरमेंट में डोमिनेंट है, वेरस फ्लूवियल प्रोसेस जो है ह्यूमिड या सीजनली जो वेट एरियाज है वहाँ पे स्ट्रॉन्गर है। थर्ड प्रोसेस क्या क्या होता है, मेन प्रोसेस। तो विंड वाले में डिफ्लेशन और एब्रेजन मेन प्रोसेस है। रिवर में वेरस हाइड्रोलिक एक्शन और एब्रेजन एट्रीशन ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक एक्शन में वाटर प्रेशर जो है वो क्रैक्स के अंदर घुसता है, एंटर करता है, रॉक्स को वीकन करता है। फोर्थ इज सेडिमेंट। सेडिमेंट में विंड इरोजन में क्या होता है, डस्ट, सैंड, फाइन पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। रिवर के अंदर तो क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, इवन बोल्डर्स भी होते हैं। ये सब भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तो विंड में सॉल्टेशन जो बाउंस करके जो पार्टिकल्स जाते हैं, सॉल्टेशन देखने को मिलता है। सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, लंबी डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। और क्रीप देखने को मिलता है। वेयर एज रिवर में ट्रैक्शन, सॉल्टेशन, सस्पेंशन और सोल्यूशन जैसे जो है ट्रांसपोर्ट मेथड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हमारे लेक्चर्स में, क्या होता है सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है। हमने जो है फ्लूवियल लैंडफॉर्म को लेके भी आंसर राइटिंग के सेशन कर रखे हैं। ठीक है, लास्ट अगला है हमारा एनर्जी कंट्रोल। विंड इरोजन प्राइमरली विंड वेलोसिटी से कंट्रोल है। फ्लूवियल इरोजन जो है वो डिस्चार्ज, वेलोसिटी, ग्रेडियंट, चैनल कैरेक्टरिस्टिक ये सब भी जो है होते हैं उसमें। ठीक है, इरोजन लैंडफॉर्म में विंड का एग्जाम्पल लिख देंगे, यारदांग्स, वेंटिफैक्ट, मशरूम रॉक्स ये सब। और रिवर वाले में गॉर्ज कैनन, वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल लिख सकते हैं, वेरी नॉर्मल।
ठीक है। डिपोजिशन लैंडफॉर्म में लिख देंगे, इनमें ड्यून, सैंड शीट और लॉइस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो लिख देंगे। और उस वाले में डिपोजिशन में फ्लड प्लेन्स, लेवीज, एलुवियल फ्लैंस, डेल्टाज वगैरह लिख देंगे। वेजिटेशन की अगर बात करें तो विंड इरोजन में वेजिटेशन मेजर प्रोटेक्टिव बैरियर होता है। रिवर सिस्टम में राइपेरियन वेजिटेशन बैंक इरोजन रिड्यूस कर सकती है, उसमें भी कमी करती है इरोजन, बट एक्सट्रीम फ्लड वेजिटेशन को ओवरकम कर सकती हैं, ये भी एक पॉइंट है। स्पेशल रीच की बात करें तो विंड बॉर्न जो डस्ट है वो एक्सट्रीमली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, जैसे सहारा से अटलांटिक और वहाँ से अमेरिकाज तक पहुँच जाती है विंड। रिवर सेडिमेंट्स जनरली ड्रेनेज नेटवर्क के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये मेन डिफरेंस जो है हमने सारा देख लिया। कंक्लूजन किस तरीके से हम इसका जो है लिख सकते हैं। विंड एंड फ्लूवियल इरोजन रिप्रेजेंट कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस सिस्टम डायनेमिक्स. Their interaction becomes particularly important under climate variability, where alternative drought and intense rainfall can rapidly reshape dryland landscape. विंड और फ्लूवियल प्रोसेस को कम्प्लीटली सेपरेट सिस्टम समझना गलत है। डेजर्ट में भी दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं, मे बी फ्लैश फ्लड आया तो सेडिमेंट प्रोडक्शन हुआ, ड्राई सरफेस हुई तो विंड ट्रांसपोर्ट हुआ। यानी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के अंदर वाटर क्रिएट्स सेडिमेंट्स एंड विंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। और ये लिंकेज ड्राई लैंड जियोमॉर्फोलॉजी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर इरोजनल लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय विंड एक्शन, एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन विद अ सूटेबल एग्जांपल्स। तो हमको डिफरेंट इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करनी है, ठीक है, डिफरेंट इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है, एओलियन इरोजन लैंडफॉर्म्स डेवलप प्राइमरीली थ्रू डिफ्लेशन एंड एब्रेजन, especially where vegetation is sparse and exposed rock contain contrasting layers of resistance. Their morphology records both wind direction and sediment availability. ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कि विंड इरोजन लैंडफॉर्म जो है वो मेनली डिफ्लेशन एब्रेजन का रिजल्ट होते हैं। इनके शेप सिर्फ विंड स्पीड से नहीं बल्कि रॉक रेजिस्टेंस, सेडिमेंट अवेलेबिलिटी और जो है प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन से डिटरमाइन होती है। पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला डिफ्लेशन हॉलो, एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है डिफ्लेशन की वजह से, उसको डिप्रेशन हॉलो बोल देते हैं, ठीक है। डेजर्ट पेवमेंट जो फाइन पार्टिकल्स है वो जो है एक ग्रेवल वो तो चले जाते हैं, एक ग्रेवल बच जाता है, मतलब हैवी ग्रेवल्स जो हैं वो बच जाते हैं, उसको हम डेजर्ट पेवमेंट बोलते हैं। वेंट इफेक्ट हम पढ़ के आए हैं, है ना, विंड ड्रिवन जो है सैंड को रिपीटेडली हिट करती रहती है तो एब्रेजन और वो सब हमको देखने को मिलता है, उसकी वजह से वेंट इफेक्ट जो है हमको देखने को मिलते हैं, है ना। फ्लैट रॉक सरफेस मतलब अपर पार्ट फ्लैट हो जाते हैं, वो देखने को मिलता है। यारदांग्स हमने डिस्कस किया, जुगन हमने डिस्कस किया, मशरूम रॉक हमने डिस्कस किया, इरोजनल लैंडफॉर्म्स है सारे, ठीक है। रॉक पेडेस्टल क्या होता है, नैरो इरोडेड बेस, ये भी डिफरेंशियल एब्रेजन का रिजल्ट है। बेस रिलेटिवली फास्टर इरोड होता है ना, तो हमको ये रॉक पेडेस्टल टाइप का देखने को मिलता है। विंड ग्रूव्स, सैंड लेडन विंड जो एक्सपोज्ड सरफेस पर डायरेक्शनल ग्रूव्स और पॉलिश क्रिएट करते हैं, ये प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन का एविडेंस देखने को मिलता है। ब्लो आउट्स देखने को मिलता है, लूज सैंड का जो लोकलाइज्ड रिमूवल है वो होता है। अब जो वेजिटेशन गैप या डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस से सैंड जो है रैपिडली रिमूव हो सकती है, कोस्टल ड्यून्स में भी ये कॉमन है, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट हमको इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यही है और तो कुछ नहीं है ना। तो कंक्लूड कैसे कर सकते हैं इसको, कंक्लूजन में, एओलियन इरोजनल लैंडफॉर्म्स आर अ वैल्यूएबल इंडिकेटर ऑफ पास्ट एंड अ प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन. Their study can help reconstruct a paleo-wind regime, understand desert evolution, and assess a changing erosional intensity under increasing climate aridity. ठीक है, तो एलियन जो इरोजन है वो लैंडफॉर्म्स एक्चुअली विंड सेडिमेंट लिथोलॉजी का कंबाइंड सिग्नेचर है। फ्यूचर रिमोट सेंसिंग या फिर यारदांग ओरिएंटेशन या फिर ड्यून माइग्रेशन और डेजर्ट पेमेंट चेंजेस को मॉनिटर करके पैलियो विंड रिकंस्ट्रक्शन, डेजर्टिफिकेशन असेसमेंट दोनों इंप्रूव हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यारदांग, वेंटिफैक्ट, डिफ्लेशन हॉलो और मशरूम रॉक के बारे में ही पूछा है, तो दिस वी कैन स्किप क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर अ सैंड ड्यून्स, व्हाट आर, अब ये डिपोजिशनल है कि इरोजनल है, सैंड ड्यून्स क्या है ये, है ना। तो इसमें पूछा है कि व्हाट आर सैंड ड्यून्स और फिर पूछा है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स सच एज बारछांस, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ट्रांसफर ड्यून्स एंड पैराबोलिक ड्यून्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो सैंड ड्यून्स होते क्या है। Sand dunes is an accumulation of wind transported sediments formed when wind velocity decreases or sediment encounters an obstacle.
Dune morphology depends mainly on wind direction, sediment supply, and vegetation and wind variability. सैंड ड्यून्स जो है वो बेसिकली विंड डिपॉजिटेड सैंड का माउंड या रिज होता है। विंड सैंड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, सडनली वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए या कोई ऑब्स्टेकल आ जाए या वेजिटेशन मिल जाए, तो सरफेस रफ या फिर सरफेस जो रफनेस है वो इंक्रीज हो जाए, तो हमको देखने को मिलता है कि डिपोजिशन हो जाता है। इसी से सैंड ड्यून्स बनते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैंड ड्यून्स समझते हैं। सबसे पहला हमारा बर्छांस आता है। ये क्रेसेंट शेप का होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है और जो है लिमिटेड सैंड सप्लाई की वजह से होता है, रिलेटिवली बेयर सरफेस पे। हॉर्न जनरली जो है वो डाउन विंड अपॉइंट करता हुआ हमको दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसवर्स ड्यून, ये लॉन्ग रिज होती हैं जो जनरली प्रिवेलिंग विंड के परपेंडिकुलर होती हैं, जहाँ जिस साइड में जो है विंड मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। कंडीशन ये होती है कि अबंडेंट सैंड हो या रिलेटिवली कंसिस्टेंट विंड हो, तो उसकी वजह से हमको ये ड्यून्स ट्रांसवर्स ड्यून्स देखने को मिल जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होते हैं? सेम है, बस विंड की डायरेक्शन के पैरेलल है। ट्रांसवर्स वाला परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडनल वाला पैरेलल है, यही फ़र्क है। पैराबोलिक ड्यून्स जो है यू शेप्ड ड्यून्स होते हैं ये, है ना? और जनरली वेजिटेशन इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। वेजिटेशन ड्यून के आर्म्स को स्टेबलाइज कर सकती है। ठीक है। स्लिप फेस देखने को मिलते हैं, ये क्या है? ड्यून के लीवर्ड साइड पर सैंड एंगल ऑफ रिपोज तक एक्यूमुलेट होती है, जब स्लोप और ज़्यादा स्टीप नहीं हो सकता। ठीक है। तो स्लिप फेज सैंड एवलांचेस होते हैं तो उसकी वजह से स्लिप फेज हमको देखने को मिलता है। विंडवर्ड स्लोप, विंड फेसिंग साइड जो है वो यूजुअली जेंटलर होती है, जेंटल होती है ना? और सैंड विंड के थ्रू जो है ग्रेजुअली क्लाइंब कर सकती है। सेडिमेंट सप्लाई, वेजिटेशन, ये सब तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है। आगे आते हैं, इसको कंक्लूड कैसे करेंगे कि ड्यून मॉर्फोलॉजी देयरफॉर एक्ट्स एज अ जियोमॉर्फिक रिकॉर्ड ऑफ विंड रेजिम। इससे विंड की डायरेक्शन, स्पीड, वो सब जो है हम पता लगा सकते हैं। मॉनिटरिंग ड्यून माइग्रेशन इन इंक्रीजिंग रेलिवेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड डिजर्टिफिकेशन मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली इन रैपिडली चेंजिंग ड्राईलैंड इन्वायरमेंट। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। कि ड्यून को सिर्फ सैंड हिल नहीं समझना, ड्यून एक्चुअली विंड डायरेक्शन, सेडिमेंट सप्लाई, वेजिटेशन और सरफेस कंडीशन का जियोमॉर्फिक रिकॉर्ड है। इसलिए ड्यून मॉर्फोलॉजी का स्टडी डेजर्टिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एओलियन डिपोजिशन लैंडफॉर्म का हमको वो इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे, इधर जो है डिपोजिशन लैंडफॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है। तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म में इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे कि जब जो है विंड के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती तो वो डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। Their orientation, morphology, grain size, and spatial distribution can reveal the direction of prevailing winds, sediment supply, and environmental condition. तो सेम ही है, बारशांस, ट्रांसवर्स, पैराबोलिक ड्यून्स, ये सब देखने को हमको मिल जाते हैं, है ना? लॉइस, इसमें फाइन डस्ट का डिपोजिशन होता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है जो पिछली बार हमने नहीं डिस्कस किया था। ठीक है। लॉइस जो है वो लॉइस एक्सट्रीमली फाइन विंड ब्लोन सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं होता, है ना? तो ये हमने देखा, सेम चीज़ है ना? सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इरोजनल एंड डिपोजिशन। वैसे तो ये कर ही चुके हैं पर एक बारी फिर भी देख लेते हैं, चलो, है ना? इरोजनल कब बनते हैं, डिपोजिशनल कब बनते हैं? इरोजनल तब बनेंगे जब विंड एनर्जी ज़्यादा है ना? सेडिमेंट लोड ज़्यादा है, सेडिमेंट जो है वो कैरी कर रही है। डिपोजिशनल तब होगा जब सेडिमेंट लोड जो है विंड एनर्जी से ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। इस वजह से होता है। क्या क्या इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, है ना? तो ये तो हम खैर डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना? ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चन अलग-अलग किए तो उसी में उसको मिला के लिख देना, इरोजनल और डिपोजिशन दोनों लैंड फॉर्म्स आ जाएँगे। ठीक है? तो आई बिलीव वी हैव कंप्लीटेड फ्यू क्वेश्चंस जिसमें आपको इरोजनल लैंड फॉर्म, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म और क्या जो है फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना? उन सब के बारे में हमने ढंग से समझ लिया होगा। आई बिलीव आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।